वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस वो ये है कि कुछ बातें थी वो पिछले लेक्चर्स में रह गई थी पिछले लेक्चर में कि इफ़ेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन, इफ़ेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इफ़ेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, अब हमारे पास एंजियोटेंसिन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, जब ये उस वक्त रिलीज़ होता है जब हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा होता है, या बॉडी के अंदर है ना ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होने लगता है, तब ये रिलीज़ हो जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे पास इंक्रीज़ कराता है सोडियम हाइड्रोजन पंप, यानी कि ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, हाइड्रोजन की एलिमिनेशन ज़्यादा करवाएगा। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन हमारे पास सोडियम रीएब्जॉर्प्शन कराएगा तो जाहिर सी बात है वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा, तो है ना ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होने लगेगा। सोडियम पोटेशियम पंप को भी एक्टिव कराता है, क्योंकि सब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा तो मोर सोडियम एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द बेजोलेटरल। जब मोर सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द बेजोलेटरल तो ल्यूमेन से, मतलब जो ट्यूबुलर ल्यूमेन है वहाँ से हमारे पास ज़्यादा सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा, फिर वो बेजोलेटरल पे जाएगा, फिर सोडियम पोटेशियम उसको इनटेक करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ज़्यादा सोडियम रीएब्जॉर्ब होने लगेगा और इसके साथ साथ वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल मेंटेन होने लगेगा। फिर क्या करता है, ये करता है मोर एंडोस्टेरॉन रिलीज़ कराता है, ताकि हमारे पास एंडोस्टेरॉन भी क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, एंडोस्टेरॉन के फंक्शन अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो एंडोस्टेरॉन भी हमारे पास क्या करता है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और है ना वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाएगा। और साथ साथ में एंजियोटेंसिन क्या करता है, इफरेंट आर्टीरियल को कंस्ट्रिक्ट करता है, वो हमें पता है कि शुरू से इफरेंट आर्टीरियल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन का अगर हम इफेक्ट देखें तो एंजियोटेंसिन हर जगह पे पीसीटी, लूप ऑफ एलन, डीसीटी और हर जगह पे एक्शन कर देता है, लेकिन एंडोस्टेरॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एक्शन करता है, प्रिंसिपल सेल्स पे। प्रिंसिपल सेल पे जाएगा, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कराएगा, ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब कराएगा, साथ साथ में ज़्यादा पोटेशियम जो है वो हमारे पास अब उसके अंदर सेल के अंदर आएंगे। ठीक है, सोडियम रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो तो पोटेशियम कहाँ आएंगे, पोटेशियम सेल में ज़्यादा आ जाएंगे। इंटरस्टिशियम से ये जो सेल है सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, तो सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ, पोटेशियम सेल्स के अंदर आ जाएगा, ज़्यादा पोटेशियम सेल के अंदर आएगा तो फिर वो हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू मोर, जो चैनल थे वो जो 2 चैनल थे वो उनकी सिंथेसिस भी इंक्रीज करा देता है। सिंपैथेटिक चेन का रिस्पांस देखें तो वो जैसे बीपी कम होने लगता है ड्यू टू स्ट्रेस या कोई भी वजह की वजह से, तो ये हमारे पास एफरेंट दोनों को कंस्ट्रक्ट करा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि किडनी में हमारे पास है ना इफरेंट की कंस्ट्रक्शन कराएगा, ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी, मोर रीअब्जॉर्प्शन, तो हमारे पास क्या होगा कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो जाएगा। एफरेंट की कंस्ट्रक्शन कराएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे पास ब्लड जो है वो किडनी में नहीं जाएगा। एफरेंट की कंस्ट्रक्शन ये इफरेंट एफरेंट की कंस्ट्रक्शन दोनों की करवाता तो है, लेकिन इससे क्या होता है कि इफरेंट की कंस्ट्रक्शन तो उसको करवा दी कि जब बीपी लो होने लग रहा था तो बीपी हमें इंक्रीज़ करवाना था। ठीक है, अब एफरेंट की कंस्ट्रक्शन कब कराता है कि जब हमारे पास जो है स्ट्रेस की कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास ये यहाँ पॉज करता हूँ, दिमाग से मेरे को निकल गया था। इफरेंट की कंस्ट्रक्शन कराएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर हमारे पास मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होने लगेगा। अब जब बॉडी का बीपी लो हो रहा है तो ये एफरेंट की भी कंस्ट्रक्शन कराता है। एफरेंट की कंस्ट्रक्शन क्यों कराने लगा, तो एफरेंट की कंस्ट्रक्शन इस वजह से कराने लगा कि हमारे पास एफरेंट की कंस्ट्रक्शन हो तो हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो, ताकि हमारे पास जो है ब्लड जो है वो फिल्ट्रेशन में ज़ाया ना हो और हमारे पास ये जो किडनी जो है वो लेस ब्लड जो है वो एक्सक्रीट करे इन द फिल्ट्रेशन। ठीक है, एफरेंट की कंस्ट्रक्शन कराएगा ताकि हमारे पास लेस ब्लड जो है वो फिल्टर हो, जो बचा कुछ है जो हमारे पास ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर जो वॉल्यूम है वाटर वगैरह का, आइंस वगैरह की, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन हो सके। ठीक, ये हमारे पास फिर एंजियोटेंसिन की भी प्रोमोशन करा देता है, जिससे हमारे पास बीपी इंक्रीज हो जाता है। अब कुछ चीज़ें रह गई थी, वो ये थी कि फॉस्फेट जो है फॉस्फेट की भी हमारे पास एक्सक्रीशन होती है, ऐसी नहीं है, फॉस्फेट की भी हमारे पास एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, अब जब हमारे पास बॉडी जो है, अब अगर हम बॉडी के अंदर हमारे पास फॉस्फेट ज़्यादा आ जाएगा
तो हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होगी। अब वो फॉस्फेट की एक्सक्रीशन क्यों होगी, क्योंकि फॉस्फेट का जो ट्रांसपोर्टर है, जो मैंने आपको बताया था सोडियम फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर है, जो कि पीसीटी पे लोकेटेड था, और हमारे पास जो है ना ये फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन वहाँ पे होती थी पैरासेलुलर के थ्रू एट है ना थिक असेंडिंग लेंथ। सो मोस्ट ऑफ इट रीएब्जॉर्प्शन तो पीसीटी पे होती है। तो पीसीटी पे जो सोडियम पोटेशियम जो पंप है, सोडियम फॉस्फेट जो पंप है, इसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बहुत कम है, इसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बहुत कम है। अगर थोड़ा सा भी पोटेशियम की कंसंट्रेशन ट्यूबुलर लेमन में ज़्यादा हो जाएगी तो वो जितना नॉर्मली रीएब्जॉर्ब करना होता है उतना तो रीएब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा जो है ये फॉस्फेट को रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक। और अगर हमारे पास इसका फॉस्फेट की एक और चीज़ क्या रिलेट करती है, वो रिलेट करती है कैल्शियम की कंसंट्रेशन से। कैसे कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो देखता है कि अगर ब्लड के अंदर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या कराता है, वो किडनी को बोलता है कि भाई ये जो तुम्हारा सोडियम फॉस्फेट वाला जो पंप है उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बिल्कुल ही कम कर दो, यानी कि नॉर्मल से भी कम कर दो, उसकी रीअब्जॉर्प्शन होनी नहीं दो, उसको एक्सक्रीट कराने दो फॉस्फेट को, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन क्या कराएगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है सोडियम फॉस्फेट पंप का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, पैराथायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ सोडियम फॉस्फेट पंप उसको डिक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन जो है वो किसकी, फॉस्फेट की होगी नहीं, फॉस्फेट जो है एक्सक्रीट हो जाएगा। साथ साथ में क्या होगा कि यही पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन कराता है। तो पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीजेज द फॉस्फेट कंसंट्रेशन एंड इंक्रीजेज द कैल्शियम कंसंट्रेशन। साथ साथ में ये फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज कराता है, बोन रिजॉर्प्शन करवा के बोन में से फॉस्फेट निकलवा लेता है, ठीक है, जिससे ये क्या होता है कि प्लाज्मा में आता है और उसकी फिर एक्सक्रीशन करवाता है। तो इसके बाद एक आखिरी चीज़ रह गई है, वो ये है कि अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उससे हमारे पास आइंस की जो रीएब्जॉर्प्शन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखना कि भाई देखो, अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू मोर इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी, ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी। साथ साथ में क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर वाला ब्लड है, अब वो क्या होगा, वो क्विकली रुकेगा, वो रुकेगा ही नहीं कि इस पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो भी गई, लेकिन वो क्विकली जो है वो पेरिटिकुलर कैपिलरीज में चला जाएगा। अब जब वो पेरिटिकुलर कैपिलरीज में जाएगा तो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अभी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो सारा का सारा जो मटेरियल अल्ट्राफिल्ट्रेशन से आया है वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाएगा, तो सारी सबकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो चीज़ें सीक्रेट कर रही हैं, लाइक हाइड्रोजन की सीक्रेशन हो रही है तो वो हाइड्रोजन की सीक्रेशन ज़्यादा होती रहेगी। पोटेशियम की सीक्रेशन कहाँ पर, जहाँ पर हमने देखा था, कहाँ पे पोटेशियम की सीक्रेशन हमने कहाँ देखी थी, वहाँ पे एट प्रिंसिपल सेल्स। तो वहाँ पे पोटेशियम की सीक्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी कि जब हाई ट्यूबुलर फ्लो रेट होगा, ठीक है, हाई ट्यूबुलर फ्लो रेट होगा, जाहिर सी बात है अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास फ्लो रेट भी इंक्रीज होता रहेगा, उसमें पानी मतलब जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन से अमाउंट जो कि जमा हो रहा है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर वो ज़्यादा जमा हो रहा है, तो वो ज़्यादा जल्दी आगे चलेगा। जब वो ज़्यादा जल्दी आगे जाएगा तो ये सेल जो है, जो कि हमारे पास कहाँ पे, प्रिंसिपल सेल पे लोकेटेड है, सॉरी प्रिंसिपल सेल जो कि हमारे पास लोकेटेड है कहाँ पे, उस पर कलेक्टिंग डक्ट पे या डीसीटी पे जो हमारे पास लोकेटेड है प्रिंसिपल सेल, ये क्या करेगा कि ये नॉर्मल पोटेशियम की एक्सक्रीशन कर रहा था, तो नॉर्मल पोटेशियम की एक्सक्रीशन क्या हो जाएगी, वर्निशियस आउट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ट्यूबुलर फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है। वो क्या करेगा, वो उसकी सिक्रीशन को ले जाएगा, सिक्रीशन को ले जाएगा तो ल्यूमन के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या करेगा कि प्रिंसिपल सेल अब ज़्यादा उसकी सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग इंक्रीज फ्लो रेट। लेकिन अगर हमारे पास ये इंक्रीज हो रहा है बाय अगर ये हमारे पास जो है ये वी कैन से कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर सोडियम की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, अगर हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है तो क्या होगा कि भाई सोडियम की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास बढ़ रही है तो हमारे पास अब ना तो एंजियोटेंसिन रिलीज़ होगा ना एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, क्योंकि भाई सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ी हुई है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन। तो अब ब्लड क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम एलिमिनेट हो, ठीक है। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम एलिमिनेट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि ना तो एल्डोस्टेरोन होगा ना एंजियोटेंसिन होगा, तो हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा नहीं होगा। अगर हमारे पास एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो ज़्यादा अमाउंट में जो होना चाहिए था सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट वो नहीं होगा। जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट नहीं होगा तो ये प्रोटीन्स जो हैं
ये दोनों जो प्रोटीन जो हैं ये अभी हमारे पास इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे, तो ये हमारी नॉर्मली सिक्रीशन करेंगे, ज़्यादा सिक्रीशन नहीं करेंगे। जैसे हमने हाई फ्लो रेट में देखा था कि वो ज़्यादा सिक्रीशन कर रहे थे। अच्छा, उसकी ज़्यादा सिक्रीशन करने फ्लो रेट इसमें भी तो बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास सिक्रीशन नहीं होगी। वो इस वजह से ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशन नहीं होगी क्योंकि एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन जो है ना वो हमारे पास नहीं निकल रहे। ठीक है, जैसे हमने उसका मैं बता रहा हूँ उसमें क्यों बढ़ी थी, उसका एक और रीज़न भी था। उसका एक और रीज़न ये था कि ये दोनों जो चैनल्स हैं ना, ये दोनों चैनल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं जब हमारे पास हाई फ्लो रेट आता है। हाई फ्लो रेट आता है तो हमारे पास ये चैनल इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो हमारे पास क्या कहते हैं कि अब जो हमारे पास हाई फ्लो रेट आ रहा है अलॉन्ग विद इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन, तो उसकी वजह से क्या होगा, चलो भाई एक साइकिल में ये चैनल्स इंक्रीज हो गए, बाद में इस वजह से इंक्रीज नहीं होंगे क्योंकि ये जो चीज़ है सोडियम पोटेशियम पंप चल रही बाद में, अच्छा सॉरी यार ये अटक गई थी एक सेकंड। तो मैं ये बता रहा था कि हाई फ्लो रेट जो था, हाई फ्लो रेट उसमें हमारे पास इस वजह से इंक्रीज़ हो रहा था कि ये चैनल्स इंक्रीज़ हो रहे थे। ठीक, अब जब हाई फ्लो रेट आया, सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा आई, तो हमारे पास क्या होगा कि सपोज़ करो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो ये चैनल्स जो थे वो इंक्रीज़ हो गए, ज़्यादा सोडियम एक्सक्रीशन हो गई। बाद में हमारे पास इंक्रीज़ नहीं होगा। बाद में क्यों इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि इस सोडियम पोटेशियम चैनल का एक्टिवेट होना लाजमी है। ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास ब्लड के अंदर सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब ये चैनल कब एक्टिवेट होता था, जब ब्लड के अंदर सोडियम कंसनट्रेशन कम हो। ठीक है, और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कौन करवाता था, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन। अब एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन निकल नहीं रहे। वो क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि ब्लड के अंदर सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा है। जब वो निकलेंगे नहीं तो ये पंप एक्टिवेट होगा, नहीं होगा। ये पंप एक्टिवेट नहीं होगा तो पोटेशियम सेल के अंदर आएंगे, नहीं आएंगे। ज़्यादा नहीं आएंगे तो ज़्यादा सीक्रेशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो जब हाई फ्लो रेट होता है, खाली हाई फ्लो रेट होता है ड्यू टू प्लाज्मा, ड्यू टू ब्लड वॉल्यूम, तो हमारे पास है ना ये ज़्यादा सीक्रेशन होती है। लेकिन ड्यू टू इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन तो फिर ज़्यादा सीक्रेशन नहीं होती। बाकी एक लेक्चर रह गया, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल तक दे दूँगा।